सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो। आई एम फरख प्रतापी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और उसके साथ साथ बेल के आइकॉन को दबाइए ताकि जो भी इस वीडियो के अंदर कंटेंट मैं शेयर करता हूं वो आप तक फौरन पहुंचे। उसके साथ साथ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरे सोशल्स और आप उनको फॉलो करेंगे तो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप मेरा क्यूआर कोड भी देख सकते हैं, उसको स्कैन कीजिए तो कोई ये पैसे रिप ऑफ करने का तरीका नहीं है। मेरे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आप पहुंच जाएंगे। उस व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करना है या फॉलो करना है, कोई पेमेंट नहीं है, फ्री है बिल्कुल। और जैसे आप करेंगे आपके पास मेरे तमाम अपडेट्स आना शुरू हो जाएंगे। और आज के दिन आई वांट टू स्पीक टू माय इंडियन फ्रेंड्स, जो भारतीय नागरिक हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उनसे बात करना चाहता हूं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ऐसा लग रहा है कि बार बार उनको ये लग रहा है कि थिंग्स आर गोइंग टू फॉल अपार्ट और शायद डोनाल्ड ट्रंप कोई दुश्मन है और वो इंडिया का कोई नुकसान करने वाला है। डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन। मेरा ये ख्याल है कि भारत जो है वो इतना इम्पोर्टेंट देश है कि उसकी इम्पोर्टेंस खत्म नहीं होगी। ऑफ कोर्स इंडिया के बारे में कुछ बातें की जा रही है और फिर जो मैं कमेंट्री देख रहा हूँ तो somehow it becomes मोदी जी इज फॉल्ट। अच्छा, आई हैव बीन वेरी क्रिटिकल ऑफ मोदी जी। आपने देखा होगा अभी तक इस चैनल के ऊपर कितने वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन इस वाले मामले में उनका कोई गलती नहीं है। एक तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अपना जहन बना के आए हैं इलेक्शन के दौरान से कि उन्होंने सब पे, जहां पे भी उनकी अमेरिकन कंपनीज को एक्सेस नहीं मिल रही है वहां पे वो टैक्स लगाएं, ठीक है। और इंडिया का ये पॉलिसी रही है और उसके पास जो है वो ट्रेड बैरियर्स उन्होंने लगाए होते हैं, बहुत सारे टैरिफ बैरियर्स होते हैं, तो उसकी वजह से अब रेसिप्रोकल कर रहे हैं और फिर वो इंडिया की बार बार बात करते हैं। लेकिन एक और बात भी, अच्छा, ये जो बातें कर रहे हैं ना कि जी मोदी जी गए थे अमेरिका और वो डोनाल्ड ट्रंप ने कह भी दिया कि मुझसे मिलने आ रहे हैं, फिर नहीं मिलने आए और इसकी वजह से ये हो गया। इस चीज को भी समझ लें, ये बात नहीं है। बात ये है और मैं उसका कॉन्टेक्स्ट भी दे दूं। अगर आपको याद हो जब यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जो है वो रन कर रहे थे, तो उस वक्त एक आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, मुझे याद आ जाएगा, लेकिन एक पाकिस्तानी और ट्रेजन के साथ भी उनके साथ compete कर रहे थे, राइट। And at that time, I actually put out a message that South Asians, खास तौर पे जो डियास्पोरा है, उसको अपनी विजिबिलिटी को थोड़ा सा संभाल करके रखना चाहिए बिकॉज दी circumstances are really bad. Tariq Javed, I don't know, whatever his name was, but I said कि आप बहुत ज्यादा अपने आप को अटेंशन में ला रहे and you will become targets. अच्छा, वो पाकिस्तानी और ट्रेजन वाले ड्रॉप्ड आउट, ये रह गया ऋषि सुनक। और अनफॉर्चुनेटली while his performance was better than most of the Republican, not Republican but conservative PMs, but एक तो उसको टाइम कम मिला और दूसरा ये हुआ कि क्योंकि जो है वो डिलीवर जब कर रहा था तो उस वक्त तक पार्टी बहुत ज्यादा अनपॉपुलर हो गई थी और जो राइट था, जो कंजर्वेटिव उसका वोटर था, वो शिफ्ट कर गया था और ज्यादा राइट पे, रिफॉर्म यूके की तरफ। और जो लेबर है वो तो वैसे ही जो है इनके लिए वोट नहीं करता, लेबर का वो वोटर। तो ही was defeated with historical drubbing and that wasn't a good show, that was bad. साउथ एशियंस को अपने आप को टारगेट बनाने का कुछ ज्यादा शौक हो गया, हर जगह पे बहुत ज्यादा विजिबल हो जाते हैं। अभी कैबिनेट पोजीशंस लें, अभी आप जो है लीडरशिप पोजीशंस पे ना जाने की कोशिश करें, ये मेरा बुरा है। अच्छा, पाकिस्तानी वाला मान गया, इंडिया नहीं माना, या नहीं उनके फैमिली नहीं मानी होगी, उनके सपोर्ट बेस नहीं मानी होगी, एंड इन द एंड दे ऑल सफर। बिकॉज जब ये याद रखना कि पहले जो है ना सोचा जाता था कि मुस्लिम्स और ये क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, वेस्टर्न सिविलाइजेशन और जो मुख्तलिफ और सिविलाइजेशन उनकी डिवाइड होगी। यार साउथ एशियन सारे एक जैसे लगते हैं, राइट।
اور اس کا یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی ویزیبلٹی بڑھائی تو انٹائر جو ساؤتھ ایشین ہے وہ ہیٹ کسی کی طرف بھی جا سکتی ہے. بائی دا وے دس از دا سیم ایڈوائس فار Bangladeshis, Pakistanis, and also like, Sri Lankans, Maldivians, and whatnot. Don't be too visible. Be effective. Work for your causes. Work for your community. Work for your country of origin. Nobody is stopping you. But please don't become a target because these are very tricky times. ایک تو ویسے ہی بہت پین ہے نا. اکنامک آرڈر بالکل دنیا میں چینج ہو رہا ہے. I'm not talking about Donald Trump. اے آئی کی وجہ سے ایکسکیوز می اے آئی کی وجہ سے بہت کچھ چینج ہونے والا ہے. تو ایسے وقت میں پہلے ہی لوگوں کے اندر سسپیشن اور وہ پیرانویا بہت زیادہ ہے. تو مجھے یہ لگا کہ جو یہ یاد رکھیں گے ڈونلڈ ٹرمپ پچھلی دفعہ جب لڑے تھے تو ان کے خلاف کون لڑا تھا؟ ان کے خلاف لڑی تھی ہلری کلنٹن. ہلری کلنٹن کے گناہوں کو اللیجڈ گناہوں کو آج تک معاف نہیں کیا ہے جو ماگا موومنٹ کے سپورٹرز ہیں. اور آج تک جب بات کی جاتی ہے خاص طور پہ QAnon اور باقی اس طرح کی جو سب گروپس ہیں ان کی, تو وہ آج بھی اس کو جو ہے ایک بہت ہی خوفناک قسم کے جو ہے نا ایول یا ڈیول کے طور پر دکھاتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں گے یہ گناہ معاف نہیں ہوتے. اب ہوا یہ کہ اس دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دونوں چیلنج جو تھے وہ ساؤتھ ایشین اور ریجن کے بن گئے. نکی ہیلی تھی. اچھا, حالانکہ پہلے کہا جا رہا تھا ڈی سینٹرز ہوں گے یا کوئی اور ہوگا, لیکن پھر اینڈ میں ڈسپائٹ ناٹ گیٹنگ اینی الیکٹورل ووٹس, ہارڈلی اینی الیکٹورل ووٹس, جو ہیلی ہے نکی ہیلی, she continued to run and be part of the race. اور اس کے اندر یہ ہوا کہ ایک سائڈ پہ یہ بھی بار بار میڈیا کے اندر آنا شروع ہو گیا. I hope you don't mind if I keep on swigging water. کبھی کبھار my throat acts up. لیکن نکی ہیلی جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جانے لگا کہ شی از ویٹنگ کہ شاید کسی طرح ڈسکوالیفائی ہو جائے ڈونلڈ ٹرمپ. اچھا, اور ہوگا بھی شاید یہی ذہن میں اس کے بجائے کہ I don't believe in any grand conspiracy. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک تو یہ کسی کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ کوئی ایسا لا ایگزسٹ نہیں کرتا جو کسی بھی بندے کو پریزیڈنٹ بننے سے روک سکے, ڈسکوالیفائی کر سکے. اگر جیل میں بھی ہوگا نا یس کینڈیڈیٹ فار پریزیڈنٹ, دے کین اسٹل بی آن بیلٹ اینڈ دے کین ون. سو دیٹ واز ناٹ ایون اے پاسبلٹی. آئی ڈونٹ نو ہو misguided her. لیکن پھر یہ ہو گیا کہ اسی وقت while she was there بٹلر پینسلوینیا کے اندر اٹیک ہو گیا ان پہ. اور جب اٹیک ہوا نا تو اس وقت تو پھر ہی کنسپریسی جو پیرنا ہے اس کے اندر یہ لازماً آتا ہے کہ یار اگر اس کو کچھ ہو جاتا تو کون ہوتا لاسٹ پرسن ٹو لیو دا روم, اینڈ ہو از دیٹ؟ نکی ہیلی. اچھا, نکی ہیلی ڈراپس آؤٹ, بٹ واٹ ہیپنس, سو ڈز جو بائیڈن. اچھا, جو بائیڈن کا تو اگر آپ چاہتے تھے کہ کاملا ہیرس جو ہے وہ 15 سال کے لیے 10 سال کے لیے رہے, 12 سال کے لیے رہے, تو جو بائیڈن کے ساتھ الیکٹ ہونا سب سے اچھی چیز تھی, عقل مندی کی چیز تھی. جو بائیڈن ہیڈ ٹو ایکچولی اسٹیپ ڈاؤن. یہ پہلی دفعہ الیکٹ ہو کے ویپ ہوتی ہیں اور یہ آ جاتی ہیں, اور اس کے بعد جو بائیڈن جو ہے وہ الیکٹ ہونے کے بعد جو ہے بیکاز ہی واز وائٹ, ہی واز آلسو کرسچن, ہی واز آلسو ویری کنیکٹڈ ود دی لوکل وہ کیا کہتے ہیں اس کے بڑے سول رائٹس کے اوپر اس کی بڑی ہسٹری ہے. اور پھر اس کی ان کی جو ہے ہسٹری بہت زیادہ لیبر اس کے ساتھ بھی ہے, یونینس کے ساتھ بھی ہے. تو ہی وڈ ہیو ایکچولی بی ایبل ٹو ون. اور اگر جیت جاتے ہیں تو اس کے بعد اف ہی وڈ ہیو اسٹیپ ڈاؤن تو شی وڈ ہیو گاٹن اسپیل اے ٹرم جو کہ آرام سے 4 سال گزار کے اس کے بعد پھر 2 ٹرم کے لیے شی کوڈ ہیو رن اگین ایز دی پریزیڈنٹ, بیکاز ایٹ دس مومنٹ اس مینڈیٹ میں تو شی واز آن دی ٹکٹ بٹ جونیئر پارٹنر.
تو 12 साल के लिए हो जाता है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, जो बाइडेन को CNN ने कोई मैन्यूवर करके निकलवा दिया और उसके बाद ये एकदम जो है आ गई कमला हैरिस। तो विजिबिलिटी याद रखें बात। दूसरा जो जो ट्रम्प बेस है उसका चैलेंजर को माफ ना करने की बड़ी बात है। और तीसरा वैसे भी जो है बहुत कुछ बातें होती रह गई हैं और अमेरिका के अंदर जो है वो अभी आपने देखा H1B वीजा और बाकी चीजों को लेके बहुत डिबेट्स होते रह गए। तो उससे उन तमाम चीजों को जब आप देखते हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि बेस का प्रेशर है कि इंडिया के साथ थोड़ा सा हाश रहो या सख्त रहो। लेकिन आई थिंक कि डोनाल्ड ट्रम्प ने कुछ सिग्नल्स दिए हैं, खाम खा उसको हिटलाना बना गया। जो H1B वीजा है उसके अंदर आपने एलन मस्क का बड़ा क्लियर स्टैंस देखा और उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प की स्टेटमेंट भी देखी। ये और बात है कि अब वो गोल्ड कार्ड आ गया तो H1B वीजा का क्या होगा हमें पता है। EB-5 का तो पता है कि इट इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड, बट व्हाट हैपेंस टू दिस वन वी स्टिल डोंट नो, राइट। तो बल्कि उन्होंने कह भी दिया कि अगर आपको चाहिए तो आप अपने लोगों को इससे हायर करके $5 मिलियन के जरिए लें। एंड आई वाज थिंकिंग कि यार पता नहीं किसको कि होंगे ऐसे एम्प्लॉइज जिनके लिए $5 मिलियन कोई करना शुरू करना साढ़े वास्ते तो नहीं होता। लेकिन बहरहाल व्हाटएवर इट इज, डोंट जंप द गन। आई थिंक मोदी जी डिड द राइट थिंग। एक तो वहां गए और फिर सिवाय वो जो एक उनका जज्बाती वो हो गया डाइनिंग वाले क्वेश्चन पे, आई थिंक वो ना होता तो अच्छा होता क्योंकि मीडिया एंड पीपल ऑब्जर्व एवरीथिंग, राइट। But overall I thought that he handled this situation well। और अभी भी जितनी बातें हो रही थी उसके बावजूद he went to the sanctuary, जो एनिमल सेंचुरी और जो तस्वीरें खिंचवाई, I thought that that was a good color, that was मतलब मुझे फिक्र नहीं है, ये मैसेज था। और आपने देखा कि अब उनके स्टॉक्स भी जाने थोड़े से वापस आ रहे हैं, बाउंस बैक कर रहे हैं। तो देयर इज अ चांस कि बहुत ज्यादा बड़ा मसला नहीं होगा। ये याद रखें टेरर्स को निगोशिएशन के तौर पे यूज किया जा रहा है ताकि जो है कोई जो चीज चाहिए वो दे दी जाए। दूसरा टेरर्स को यूज किया जा रहा है कि अपने मुल्क के अंदर जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सके, क्योंकि वैसे टैरिफ लगेगा अगर आप वहां के मैन्युफैक्चर करेंगे तो फिर नहीं होगा, जिससे जॉब्स क्रिएट होंगी, जिससे अमेरिकन को फायदा होगा। और जाहिर बात है कि जो हमारी मार्केट्स हैं उससे अगर कोई चीज बन के जाती है तो वो बहुत चीपर रेट्स पे होती है। आप रुपए से डॉलर का कन्वर्जन कर लें और आप PPP पर वो जो क्या है प्राइस पैरिटी है, ठीक है, उसको देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से बहुत सस्ता प्रोडक्ट पड़ जाता है वहां पे। तो उसकी वजह से लोकल कंपनीज हैं वो वैसे डिस्ट्रेस हो जाती हैं। तो एक ये तरीका है कि उसको वो कर लिया जाए। और तीसरा जो है कि जो ओवरऑल इकोनॉमिक, क्योंकि उन्होंने वादा भी किया है ही हैज प्रॉमिस्ड कि रेसिप्रोकल होगा, तो उसके अंदर सारों को उसी के हिसाब से पड़ेगा जो वो चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, जो कि अमेरिकन को लगता है। इंडिया को परेशान होने की जरूरत नहीं है, इंडिया को मोदी जी के ऊपर ये चीजें निकालने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे इश्यूज हैं, मैंने पहले बात की है, लेकिन अभी सेटल डाउन मैन। You don't need to actually burn your bridges, burn your boats, or try to, malign Donald Trump, because I think that he is trying to do something which is good for Americans. And in the end, यूरोप को समझ आ गया ये मिजाज। ऑल्दो उन्होंने ज़ेलेंस्की का हाथ पकड़ा जिस वक्त वो स्पैट हुई है, लेकिन उसके बाद देखेंगे बार बार प्रेशर ज़ेलेंस्की पे आ रहा है कि जो है ना, यू हैव टू एक्चुअली कंपनसेट एंड यू हैव टू एक्चुअली गो बैक या कुछ करें। मुझे लेटर का मेंशन भी कर दिया, ठीक है। तो इसलिए इस वक्त ये जो मिस रीड करना है ना, इसको छोड़ दो यार। और बाय द वे ये तो मैं कहता हूँ ना कि दोस्त भी कहते हो फिर ट्रस्ट भी नहीं करते हो। जिस वक्त से मैं बोलना शुरू किया हूँ, जितने अरसे से इंडिया के ऊपर लिख रहा हूँ और अब डेकेड्स हो गए हैं, और जिस वक्त से मैं बोल रहा हूँ
बार बार ये कंसर्न आता है, और जी यार ये तो मोदी जी को क्यों क्रिटिसाइज कर रहा है, फलान चीज को, अडानी के बारे में क्यों बात कर रहा है, अंबानी के बारे में. एवरीथिंग इज एक्चुअली इन योर अफेक्शन. मैं अपने दोस्तों को पहचानो, जो दोस्त होते हैं वो एंड में काम आ जाते हैं. तो भैया मैं तो अभी ये कहूंगा कि इस वक्त ना अपनी गवर्नमेंट के ऊपर सख्ती डालो, ना ही अमेरिका की गवर्नमेंट के ऊपर ऐसे जो है ना वो अनफॉर्चुनेट किस्म के वो डालो प्रेशर्स, क्योंकि हर किसी को पता चल गया कि थिंग्स विल सेटल डाउन. इट हैज ओनली बीन 1 month. एक तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुल्क के लिए अभी से ही इतना कुछ कर दिया है, बहुत चीजें हिला दी हैं. और फिर एलॉन मस्क वाला, तो फिर वो डबल इंजन वाली सरकार बन गई ना. तो इस वक्त इंडिया को सतू, हमारे यहाँ कहते हैं, सतू पी के बैठ जाना चाहिए. कोई बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं. मुझे पता है कि ये जो भक्त ब्रेन है और बाकी लोगों का है, तो इट वर्क्स इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे कि जब तक बड़ी तेजी से ढंढोरा ना पेट्रो चीजें नहीं होंगी, वार रुकवादी पापा गॉड नोस व्हाट हेल्प. भैया आराम करो. यू हैव अ फैंटास्टिक कंट्री, you have a huge country. Your country needs a little bit of transparency, but regardless of that, your country cannot be lost. तो कोई जल्दबाजी ना करें. और आई थिंक आने वाले दिनों में डेज ऑफ वे, इस वक्त एक तो ये हो रहा है ना, रीनेगोशिएट हो रहा है इंटरनेशनल ऑर्डर, लेकिन दूसरा ये है कि एक ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल भी है. इस तरह से भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो. तो अब एक बिल्कुल नए एंगल से रीऑर्गेनाइज हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इट हैज टू बी लूज लूज और इट हैज टू बी विन लूज, जीरो सम गेम है, लाजमी नहीं है. Everybody can benefit. It is my belief that in the end, the kind of world order that is emerging is going to take care of every country by being fair. और अगर फेयर हो गए तो उसके अंदर वो कंट्रियां जिसके अंदर इंडस्ट्रियल बेस है, जिसके अंदर इकोनॉमिक बेस है, जिसके अंदर लेबर जो है वो अच्छी खासी वो है, क्या कहते हैं, जिसकी कैपेसिटी है, उसको सारी चीजों को समझते हुए, no country is going to actually lose substantially. The only thing is patience and relying on diplomacy and understanding what exactly is going on. जैसे जैसे दिन आएंगे, stay tuned, मैं आपको और भी इन्फॉर्म करता रहूंगा, लेकिन at this moment don't jump the gun. India is not going to lose anything substantially. ये ट्रेड का जो है, ये नेगोशिएशन का तरीका है और फेयरनेस मांगने का तरीका है कि हमें भी एक्सेस दो अपने मार्केट्स में, और इसके बाद फिर चीजें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो सकती हैं. भाई जब पहले ही आपके मार्केट को डोमिनेट दो बिजनेसेस कर रहे हैं या दो कंपनियां कर रही हैं, तो एक तीसरी अमेरिकन कंपनियों का आ जाने से आपको क्या नुकसान हो जाएगा? व्हाट यू हैव गॉट टू लूज. सो इस वक्त ईगोस को थोड़ा सा जो है वो ठंडा करें एंड जस्ट रोल विद इट. एंड आई एम श्योर कि ना इंडिया को, ना पाकिस्तान को, ना बांग्लादेश को इन द लॉन्ग रन, ना चाइना को, ना कनाडा को, ना मैक्सिको को, किसी को भी नुकसान नहीं होगा. यूरोप को भी नहीं होगा. यूरोपियंस आर वेरी स्मार्ट. कैनेडियंस माइट बी एक्चुअली प्लेइंग विद द मोमेंट. लेकिन इस वक्त आप देखो कि वहां पे भी सारी चीजों में एक किस्म की जो है ना, जो इनकम्बेंट पार्टी है उसको कुछ फायदा ही हो गया, नुकसान नहीं हुआ इस सारी चीज से. तो जस्ट enjoy, just keep on seeing what happens, और उसके अंदर सबोटाज करने की खामखा कोशिश ना करो. उस वक्त भी जब कामला हैरिस थी, उस वक्त भी मैं समझा के थक गया. सारे साउथ एशियंस को समझ ही नहीं आती ना एक लोगों को कि यार कम से कम साउथ एशियंस को तो एक साउथ एशियन बेटी के साथ खड़ा होना चाहिए. लेकिन आपने देखे होंगे पोल्स, साउथ एशियन वोट किस तरह से खिसका, कितना ज्यादा डिसहरे में गया, क्या फायदा हुआ उसका? ठीक है. इस वक्त अमेरिका अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को रीनेगोशिएट कर रहा है, अपने स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट को रिस्ट्रक्चर कर रहा है. सोसाइटी के अंदर भी एलिमेंट्स हैं. तो इसलिए प्लीज बी स्मार्ट अबाउट इट. अपनी कम्युनिटी का ख्याल रखें, अपने लोगों का ख्याल रखें. एंड देयर इज नो परमानेंट
بیڈ بلڈ بٹوین اینی کنٹری جو کہ بالکل ہی آپ کو جو ہے نا وہ ختم کر دے یا نقصان کر دے. These were my 2 cents on Modi ji, India and Donald Trump, and I will keep you posted on these matters. کیونکہ میرے پاس آپ کے پاس انٹیلیجنس زیادہ آ سکتی ہے لیکن میرے پاس دوسری بات انٹیلیجنس ہے وہ کافی گفٹڈ موجود ہوتی ہے. تو پلیز کیپ آن فالوئنگ. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے, اس کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو دبائیے, سوشلز کو میرے جو ہے فالو کریں اور میری باتوں پہ پیشنس رکھا کریں. میرے پیچھے پڑنا یہ مجھے خراب کرنے کی کوشش کی بجائے just realize that I'm not an enemy. I am trying to do something good for you and for everybody. My people, your people, their people. Why wouldn't I? I am a people person and I want every country to flourish because in the end, کس کو پسند ہے کہ ہیومن سفرنگ ہو, کہیں پہ بھی کوئی گھر میں بھوکا سوئے یا کسی کو کوئی تکلیف ہو, ہیلتھ نہ ہو, ہیلتھ کیئر نہ ہو یا باقی چیزیں نہ ہو. تو we can together we can create a far better world. Just have patience. And by the way, میں نے اتنے عرصے سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہوا ہے یار, اب وہ کر لو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے تم لوگوں کا نام لے کے مجھے ٹارمنٹ کیا ہے ان کو بھی میں نے سیدھا کرنا ہے, اور وہ اس وقت ہوگا جب مجھے یہ پتا ہوگا کہ تم لوگوں نے جو ہے دوستی کا ہاتھ جو ہے وہ شیک کر لیا ہے. This was today's video. Thank you very much for watching. Take care. Bye bye.